everyone, welcome to in this session. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affair discussion. साथियों, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है उसमें हम जुलाई महीने में आए हुए आईआर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे विजन आईएएस की मैगजीन के अकॉर्डिंग, और इस कंटेंट का श्रेय हम विजन आईएएस को देते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें I2U2 जो लास्ट ईयर एक समिट निकल कर आया था, इसकी पहली वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी। तो इस संदर्भ में हम अब्राहम एकॉर्ड क्या है, ये I2U2 जो समिट हुआ था इसके संदर्भ में क्या जानकारी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्योंकि लास्ट ईयर इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये जो नया संगठन बना हुआ है, ये ग्रुप बना हुआ है, तो इस परिप्रेक्ष्य में भारत की बदलती भू राजनीति में या वैश्विक राजनीति में क्या भूमिका बदल रही है, तो उस संदर्भ में मेंस में क्वेश्चन पूछा चुका है। तो प्रीलिम्स में ही ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन कुछ आए अगर पूछा जाता है इस टॉपिक से। दूसरा हमारा एक टॉपिक है यहाँ पर कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है CPEC, यहाँ पर जो पाकिस्तान जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हमने पहले ही बात करी है, उसकी जो ब्रांच है जो पाकिस्तान को जाती थी चाइना के सिंजियांग से लेके गवादर पोर्ट तक, तो उसमें अफगानिस्तान को भी शामिल करने की बात करी है इन दोनों देशों ने। तो उससे संबंधित हम कुछ न्यूज़ देखेंगे। फिर जो कुछ ब्रीफ में न्यूज़ है कि लास्ट ईयर शिंजो आबे की जो है डेथ हो गई थी, गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। फिर ये 1 कंट्री 2 सिस्टम है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये 1 कंट्री 2 सिस्टम किस देश से संबंधित है, चाइना से संबंधित है, इजराइल से संबंधित है, स्पेन से संबंधित है, या इस तरीके से कोई और एक देश दे दिया और फिर डायरेक्टली पूछा सकता है। फिर जो रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या था कि फूड ग्रैंड क्राइसिस आ गया था, वीट का जो एक्सपोर्ट है उसको लेकर क्राइसिस आ गया था युद्ध के कारण। तो इन लोगों ने एग्रीमेंट किया था कि भाई जो वीट का जो एक्सपोर्ट होना है वो जारी रहेगा। और S-400 मिसाइल को लेके अमेरिका का जो एक्ट है, काटसा एक्ट, उसमें प्रतिबंध लगाने की बात है, तो वहाँ पर भारत को इससे छूट दे दी गई है, उससे एक न्यूज़ आइटम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसकी पहली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी I2U2 की, तो इसमें क्या चीज़ें निकल कर आई हैं, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये I2U2 समिट क्या है और इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है अब्राहम एकॉर्ड की, तो उसके पीछे की कहानी क्या है। तो पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए, आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं, तो बेसिकली आप अपनी बात समझ लीजिए कि इजराइल जो कि एक यहूदी कंट्री है और बाकी के जो अरब देश जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड सुन्नी कंट्रीज़ हैं, और ईरान जो है शिया कंट्रीज है, इन सब को लेके जो है इन सब में और ईरान इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और उनका एक लंबा इतिहास है संघर्ष का। काफ़ी सारे युद्ध भी हुए हैं और ये अरब कंट्री काफ़ी पीटे भी गए हैं ईरान के द्वारा। तो अब अमेरिका की डिप्लोमेसी ऐसी है भाई कि उसको इजराइल तो उसका अच्छा पार्टनर है ही, लेकिन यहाँ पर उनको अरब देश के साथ भी बनाकर चलनी हो, वो भी पार्टनर है। क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि चाइना के साथ भी उनके रिलेशन बढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसी कहानी हो जाती है कि अमेरिका को क्या है कि इन दोनों के साथ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, और भारत भी इसी तरीके की रणनीति अपनाता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अब्राहम एकॉर्ड के नाम से एक समझौता जाना जाता है, जो कि कई सीरीज हैं, अलग अलग समझौते उसमें होते आ रहे हैं। तो इसमें यह है कि इजराइल के जो संबंध हैं और बाकी की जो अरब कंट्री हैं उनके संबंध को बेहतर करना है, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है। इसमें क्या हुआ कि पहली बार जो 2020 में ऐसा हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता के बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, बहरीन और इजराइल, इन तीनों के बीच में एक समझौता लागू हुआ, इनने बोल दिया था कि इजराइल की सॉवरेनिटी को अपना लेते हैं बहरीन और UAE, और इन लोगों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप वगैरह बना लिए। इसके पहले 1994 में ऐसा हुआ था कि ओमान के साथ, जॉर्डन के साथ इजराइल ने अपने समझौते बेहतर किए हुए थे। बाकी अभी उनका अरब देश और इन सब के बीच में लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसी श्रृंखला में फिर आगे क्या होता है कि ये जो संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के मध्य समझौता हुआ था, तो इनकी जो मीटिंग होती है तो उसमें पहली बार इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो अब्राहम समझौते के अनुसार 2021 में निकल के आता है I2U2 मंच। जैसे कि यहाँ इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ पर ऊपर जापान, नीचे ऑस्ट्रेलिया, एक साइड अमेरिका और दूसरी साइड भारत, इन चारों का एक संगठन है। इसी तरीके से वेस्ट एशिया में एक संगठन निकल के आता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स है, जिनकी कोई हेडक्वार्टर्स वगैरह नहीं है, लेकिन इनके साझा हित के कारण ये सब एक साथ आते हैं। यहाँ पर I2 यानी कि इंडिया और इजराइल, और U2
यानी कि यूएई और यूएस, यहाँ पर इन लोगों ने एक संगठन बनाया, अनौपचारिक संगठन, जिनका उनका उद्देश्य था कि भाई समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे में अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है और परिवहन इत्यादि मुद्दों को बेहतर करना है। और ये एक प्रकार से क्या है कि अलग अलग जहाँ की क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ये संगठन वगैरह बनते रहते हैं। तो ये पूरी कहानी थी इसकी। इसी को बोल दिया था पश्चिमी क्वाड बोल देते, पश्चिम एशियाई क्वाड बोल देते हैं, वेस्ट एशियन क्वाड्स बोल देते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को हिंद प्रशांत का एग्जाम्पल दिया। तो ये इसकी कहानी है। इसको ये ध्यान में रखना है कि इसमें पर्टिकुलर कोई सैन्य दृष्टिकोण शामिल नहीं है। जैसे कि हमने पहले बात करी है, नेटो की बात करी थी कि भाई अगर एक देश के ऊपर आक्रमण होता है सभी देश हमला करेंगे उस तरीके से। तो ये इस टाइप का एक संगठन है, सैन्य मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसी तरीके से क्वाड भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, ऐसे कुछ पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो ये जानकारी थी। अब इसमें जो चीज़ें निकल कर आई हैं तो वो हमारे लिए मेंस के काम की चीज़ें हो जाएंगी। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन मेंस में ये भी पूछा गया था कि भाई जो क्लीन एनर्जी है उसको लेके भारत की अलग अलग मंचों पे क्या रणनीति है उस सबको लेके। तो यहीं पर जैसे कि ये निकल के आया है, भारत की क्या है, क्लीन एनर्जी जो है गैर जीवाश्म ईंधनों से जो हमको ऊर्जा का उत्पादन करना है, भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा हुआ है। तो उसके लिए भारत जो अलग अलग जो भी मंच हैं वहाँ पर जाके उनसे समझौते करता है ताकि हमारे यहाँ पर बेहतर टेक्नोलॉजी वगैरह हम अडॉप्ट कर पाएँ और इन्वेस्टमेंट वगैरह आए तो हम अपने एनर्जी सेक्टर को बूस्टअप दें। और जो हमारा एनर्जी ट्रांजिशन का जो फेज़ है कि जो जीवाश्म ईंधनों से हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उससे जो है नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाएँ। तो ये एक इसका मिशन था। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, बाकी जानकारी जो है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो प्रीलिम्स के बाद हम मेंस का जब कवर करेंगे तब इन चीज़ों को दोबारा रिपीट करेंगे। कुछ देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी निकल के आ गई है कि कुछ और जो सहयोग के क्षेत्र हैं, तो यहाँ से भारत, यूएई और फ्रांस का एक त्रिपक्षीय मंच है। तो यहाँ पर कुछ द्वीपों के नाम आए हैं, जैसे फ्रांस के जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहाँ पर एक मैयट और ये रियूनियन द्वीप है। तो ये आप लोग मैप में देखिएगा। और जो भी कंट्री के हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे मैं कुछ बात यहाँ पर आपको बता रहा हूँ या जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो आप तुरंत मैप में देखिए कि भाई मैप में इससे संबंधित ये कंट्री कहाँ पर है, या कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, इसके पास कोई झील वगैरह है क्या, या ये जो द्वीपों के नाम मैंने लिए, जिबूती का नाम आ गया, यहाँ पर मैयट का नाम आया, रियूनियन का नाम आया, तो इनको देखना है कि भाई ये कहाँ पर लोकेटेड है। फिर कल मैंने आप लोगों को सागर के बारे में बताया था और एक मौसम परियोजना है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर दूसरा न्यूज़ आइटम है इस मैगजीन में इस मंथ का, तो इसमें क्या है कि जो आप लोग पहले से भी जानते होंगे सीपीईसी है, यानी कि जो पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको 2016 में वन बेल्ट एंड वन रोड कहा जाने लगा। तो वो उसकी जो योजना है उसकी एक ब्रांच जो है यहाँ से होके जाती है चाइना के सिंजियांग प्रांत से ये गवादर पोर्ट तक, जो बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट है यहाँ तक होके जाती है। लेकिन अब चूंकि क्या है, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है और इन लोगों की ऐसी सहमति बनी है कि पाकिस्तान और जो चाइना है वो अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल करेंगे। और इन लोगों ने ये जो मैप दिया है आप लोग इसमें अच्छे से देखिएगा और सिटी वगैरह देख के चलिएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ऐसे कुछ आ जाए सिटी से रिलेटेड या पोर्ट से रिलेटेड। तो वहाँ पर हमको ये देखना है कि ये नया वाला रूट कहाँ कहाँ से होकर जाता है। तो ये सीपीईसी के बारे में क्या है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। वैसे हमने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात करी थी। सीपीईसी क्या है, उसी की एक ब्रांच है और ये ढांचागत परियोजना है जो पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह को चीन के सिंजियांग क्षेत्र से जोड़ती है और 3000 किलोमीटर लंबी है। तो ये तो नहीं है, बस ये इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है कि भाई समुद्री मार्ग से और स्थलीय मार्ग से मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफ्रीका इत्यादि को जोड़ना है। और हो सकता है आने वाले टाइम पे ये और भी इसका विस्तार कर लें। तो बस इसमें यही जानकारी है, मैप वगैरह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ और देखें, बाकी मेंस के लिए ये चीज़ें काम की आएंगी, क्योंकि मेंस में बहुत सारे मुद्दे हैं। भारत की संप्रभुता का मुद्दा है, क्योंकि ये सीपैक जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है। तो वहाँ से होकर जाता है, तो और भी मुद्दे हैं, ये सब मेंस के उसमें देखेंगे। फिर भारत के और भी इसके अल्टरनेटिव के तौर पे, बीआरआई के अल्टरनेटिव के तौर पे एक हमने बात करी थी पहले भी, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है जो भारत और जापान मिलके इसकी योजना बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं। भारत ने क्षेत्रीय स्तर पर और कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, ताकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो इन देशों में भी भारत अपने तरीके से प्रयास करता रहता है ताकि चाइना के प्रभाव को इस तरीके से कम किया जाए। क्योंकि चाइना का एक योजना ये थी कि एक ब्रांच होते हुए वो यहाँ पर इस ओर से बांग्लादेश को जोड़ें और यहाँ से पश्चिम बंगाल तक को कनेक्ट करें। तो भारत ने इसके पहले लिए एक और है BVIN परियोजना है, जो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल। अब इस संगठन के बारे में, ये जो उपक्षेत्रीय संगठन कहलाए जाते हैं, जो
क्षेत्रीय स्तर से भी थोड़े छोटे दायरे को कवर करते हैं। तो इसके बारे में हम फिर बाद में देख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो ब्रीफ में देखने वाली जानकारी ये है कि लास्ट ईयर जो है शिंजो आबे जी की हत्या कर दी गई थी, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री थे। तो देखने वाली बात यह है कि ऐसे तो यूपीएससी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर फोकस नहीं करता है किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन ये किताब है उसुकनी कुनी ई करके, तो अगर बाई चांस कहीं पर पूछा जाए तो इसमें इनकी जो ये बुक है इसमें भारत का जिक्र किया गया है, तो याद रखिएगा आप कि ये शिंजो आबे की बुक है। फिर ये नॉर्मल चीज़ है, ओबेनॉमिक्स है, हम एलिमिनेशन से अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई शिंजो आबे, तो वो उनकी इकोनॉमिक्स प्लस मतलब आबे की जो इकोनॉमिक्स थी उसी के लिए नाम दे दिया ओबेनॉमिक्स। जैसे मोदी की इकोनॉमिक्स है तो मोदी जी की मोदीनॉमिक्स बोल देते हैं, तो ये वाली चीज़ है। फिर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी था जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, कि एक तो इन भारत और जो जापान के संबंध थे उनके कार्यकाल में बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचे, और जो क्वाड ग्रुप है, चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद, जिसके बारे में मैंने सबसे शुरू में भी आज बताया था कि ऊपर जापान, नीचे ऑस्ट्रेलिया, एक साइड अमेरिका और दूसरी साइड इंडिया, इनका जो संगठन, इसकी बुनियाद या इसकी जो प्रोसेस जो रखी थी सैद्धांतिक रूपरेखा, वो भी आबे जी ने तैयार करी थी। बस ये बात है। फिर वन कंट्री टू सिस्टम है, अक्सर ये न्यूज़ में आपको देखने मिल जाएगा। तो ये चाइना और चाइना के जो स्वायत्त रीजन है, ताइवान है, मकाऊ वगैरह है, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसी से संबंधित है। अब है क्या कि इनका एक लंबा विवाद है, उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। जो यहाँ पर एक ही कंट्री, अब आज के डेट में तो आप बड़ा वाला चाइना ही मान लो, रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो कंट्री और उसके स्वायत्त शासन है। तो वहाँ पर दो टाइप की प्रणाली है। एक तरफ जो मेनलैंड चाइना है वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन है, ठीक है, एक ही पार्टी का शासन है और लोकतंत्र नहीं है, टोटली साम्यवाद वहाँ पे मुख्य धारा है। और दूसरी ओर ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अभी भी डेमोक्रेसी है। अब ये ऐसा ये हुआ, इसलिए हुआ कि इसके और ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए अगर मैं आप लोगों को ब्रीफ में बताऊँ यहाँ पर, तो इनकी कहानी ऐसी है कि जब उपनिवेशवाद का दौर चल रहा था तो 1800 अफीम युद्ध हो जाता है। तो 1842 में क्या किया कि हांगकांग पर अधिकार कर लिया था ब्रिटेन ने। बाद में फिर इनके और कुछ समझौते वगैरह हुए और ब्रिटेन का वहाँ पे लंबे टाइम तक अधिकार था। इसी टाइप से जो मकाऊ है, वहाँ पर मकाऊ ने पुर्तगालियों ने मकाऊ पर कब्जा करके रखा हुआ था। जैसे हमारे यहाँ पर ये अंडमान निकोबार और जो पौंडुचेरी है, इसके जो अलग अलग रीजन्स हैं वहाँ पर लेके बाद में ही पुर्तगालियों का और डचों ने अपनी अपनी अलग अलग जगह पे कॉलोनी बनाई थी। और ये ऐसा बहुत समय बाद भी देखा गया, जैसे रियूनियन द्वीप का है, वहाँ पर भी एक मसला चल रहा है, फ्रांस का, और वहाँ पर मालदीव का भी कुछ ऐसा विवाद बीच में आता रहता है। तो इस वाले केस में क्या है कि इन लोगों ने फिर चाइना ने, जब चाइना समर्थ हुआ तो चाइना ने 1997 और 1999 में इनसे समझौते किए और हांगकांग को वापस ले लिया और मकाऊ को वापस ले लिया और एक निश्चित टाइम पे एग्रीमेंट कर लिया और ये समझौता कर लिया इनसे, इस पे पुर्तगालियों से और ब्रिटिश से, कि भाई हम यहाँ पर लोकतंत्र बना रहने देंगे, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम था। लेकिन आजकल वहाँ पे लेके काफ़ी तनाव चलता रहता है। बस इतनी चीज़ है हमारे लिए देखने वाली काम की चीज़ ये है कि पूरे साउथ चाइना सी का और पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो जो कंट्रीज़ हैं, जो जो इसलैंड्स वगैरह हैं, वो सब मैप्स आपको देखने हैं, कौन कौन सी रिवर्स वगैरह यहाँ पर फ्लो होती हैं वो सब देखने हैं। फिर यहाँ पर जो एक और न्यूज़ है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम की चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो निर्यात है, अनाज का जो निर्यात है, और यहाँ पर वो रोक दिया गया था, रसिया और यूक्रेन बार की वजह से वो रुक गया था, और इसकी वजह से गेहूं का और जो ऑयल का है वो काफ़ी संकट भी आ गया था, ऑयल का, गेहूं का, फर्टिलाइज़र का संकट आ गया था। तो यहाँ पर से जो अनाज का एक्सपोर्ट होता था, तो यहाँ पर 3 ये बंदरगाहें हैं, ओडेसा, चेर्नोमोर्स्क, मोर्स्क, ये जापान, ये रसियन शब्द है, तो हमारी वाली हिंदी में मोस्क हम ऐसे यूज़ तो कर सकते हैं, वो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मोर्स्क ऐसे कुछ करके आएगा, और यूजनी। तो ये बंदरगाह याद रखने हैं तीनों, इनकी आप लोग लोकेशन देख लेना कि बस ये बंदरगाह कहाँ पर, ये इस आर्टिकल में काम की इन्फॉर्मेशन है। फिर हम आगे बढ़ जाएं, अगर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की जानकारी बात करें तो फर्टिलाइज़र में रसिया का, वर्ल्ड में जितना भी फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन होता है उसमें 13% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद और अगर इसकी रसिया और यूक्रेन का महत्व की बात करें, मतलब ये जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है और जो भी युद्ध की वजह से संकट क्रिएट हुआ है, तो गेहूं के 1/4 जो है गेहूं की आपूर्ति रसिया से और यूक्रेन से होती है, रूस से करीब 20% और यूक्रेन से 8% होती है। और जो यूक्रेन जो है वो दुनिया का चौथा जो मक्का निर्यातक देश है, ऑलमोस्ट 16% की वहाँ पर प्रोडक्शन होता है मक्के का। फिर उसके बाद यूक्रेन सूरजमुखी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो जब ये सूरजमुखी का तेल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए हमारे यहाँ पर जो एडिबल ऑयल्स हैं दुनिया भर में, उसके दाम वगैरह काफ़ी बढ़ गए।
इसका कुछ कंपनियों ने फ़ायदा वगैरह भी उठाया, उन लोगों ने पाम ऑयल वगैरह खरीदा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, दुनिया भर में बेचा, या भारत में भी उसका दाम वगैरह बहुत बड़े हमें देखने को मिले। और गेहूं के प्राइस में हर जगह दुनिया भर में, यहाँ पर भी और हमारे देश में भी ऐसा संकट था। हमने एक आर्टिकल कल जब डिस्कस किया था WTO वाला, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि WTO की जो 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पर ये चीज़ निकल के आई है कि भाई जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो कि 1961 में स्टार्ट किया गया था, तो उसके लिए जो गेहूं की सप्लाई है वो नहीं रोकी जाएगी जब तक उस देश में खुद को खाने के लिए संकट ना हो। तो ये वाला मैटर था। फिर ये क्या है, ये अमेरिका ने एक एक्ट बनाया था, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज एंड थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसका उद्देश्य यह है कि अमेरिका के जो दूसरे जिन देशों से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, बहुत खराब संबंध है, जैसे कि ईरान है, रूस है और उत्तर कोरिया है, अगर इन देशों से कोई डिफेंस संबंध बनाता है, कोई डिफेंस डील करता है, तो उस देश पे अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। इसी को ध्यान में रख के इन लोगों ने तुर्की के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। और चूंकि भारत के साथ क्या है, रसिया जो है भारत का एक लंबे टाइम से, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तभी से एक अच्छा मेजर पार्टनर रहा है, डिफेंस पार्टनर रहा है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम अभी भी जो है रशियन डोमिनेंस हमको देखने को मिलती है। हालांकि अब हम जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग देशों से मिलिट्री जो इक्विपमेंट वगैरह परचेस कर रहे हैं और अपने सेल्फ रेजिलियंट पे भी काम कर रहे हैं, अपने डेवलप करने पर भी। तो ये काउंटरिंग जो एक्ट है, इसके ऊपर ये चर्चा थी कि भारत S-400 एक जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, S-400। तो ये वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मतलब ये ऐसा है भाई कि जो मिसाइलें होती हैं दागी जाती हैं, तो अब इसे कंट्रोल करने के लिए भी कोई ना कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। तो रसिया का जो S-400 सिस्टम है, ये आज की टाइम पे दुनिया में सबसे बेस्ट सिस्टम है, सबसे प्रिसाइज है और सबसे ज़्यादा इफिशियंसी वाला सिस्टम है कि कोई भी देश की अगर मारक मिसाइल आ रही है तो उसको ये मार के गिरा सकता है। ठीक है, तो ये वाली मिसाइल को चूंकि रसिया, इंडिया ने जो है ये सिस्टम रशिया से खरीदा है और रशिया से डील हुई थी, तो अमेरिका ने बोला हम इसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, ये सब मुद्दा चल रहा था और इसी को लेके तुर्की के ऊपर भी इन्होंने सैंक्शन लगा दिया था। हालांकि अब अमेरिका ने बोला है कि नहीं, हम इसमें से इंडिया को छूट देते हैं, क्योंकि इंडिया क्या है, अब बगैर उससे काम नहीं चलेगा। इंडिया जो है US का एक अच्छा पार्टनर है, तो इंडिया को इस कार्डसा एक्ट से छूट दे दी गई है। हो सकता है जनरली पूछ लें ये कार्डसा एक्ट किससे संबंधित है, या कार्डसा ये न्यूज़ में रहता है ये क्या टर्म्स है। S-400 मिसाइल की थोड़ी सी और बात करें यहाँ पर, ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है कुल मिला के, कि ज़मीन में होती है, लंबी दूरी कोई भी मिसाइल आ रही है तो उसको डिटेक्ट करती है और ये हवा में ही मार के उसको निपटा देगी। फिर आगे चलते हैं, तो एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है, US ने रिलीज़ किया है। अब देखो होता क्या है, आज की डेट में कोई भी चीज़ अगर बनती है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में जो है, इंडिया फार्मास्यूटिकल्स का, इंडिया का सेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रांग है दवा से संबंधित। दुनिया की करीब 50% जो है वैक्सीन वो वगैरह वो हम बना के एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ पर जो दुनिया की सबसे ज़्यादा हम जो हमारी ड्रग्स होती हैं, पेटेंट फ्री ड्रग्स होती हैं, तो उनको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और एक अच्छा खासा हमें स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है। लेकिन इसके लिए भी जो बनाने के लिए जो इसका पीछे का जो मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल, वो चाइना से आता है। इसी तरीके से आप ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए कि एप्पल का फ़ोन बनना है या कोई और नई चीज़ बननी है, तो पता चले वो टेक्नोलॉजी के लिए R&D हुई है US में, ठीक है, उसके लिए जो प्रोसेसर बन रहा है वो साउथ कोरिया में हो सकता है बन रहा हो, फिर उसके लिए असेंबलिंग की जो यूनिट लगी वो चाइना में लगी हुई, उसके कुछ पार्ट्स वियतनाम से बन के आ रहे हो। तो ये पूरी आपूर्ति श्रृंखला होती है। लेकिन क्या है, इस पर ज़्यादा डोमिनेंस चाइना का है। तो जब भी कोई चाइना के प्रतिरोध में आवाज़ उठाता है, जैसे कि कोविड के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने बोला था, तो फिर चाइना वो आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर देता है और उस देश के ऊपर तत्काल में संकट खड़ा हो सकता है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो रसिया और यूक्रेन जो युद्ध हुआ, तो इन सब के बावजूद भी क्या है, रसिया के ऊपर यूरोप की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी, क्योंकि उनको ऑयल और गैस के लिए डिपेंड रहना पड़ता है, रसिया से जो ऑयल और गैस आता है। तो इसके ऊपर अगर वो, उन लोगों ने अपनी अपनी धीरे धीरे मतलब कम भी किया, सैंक्शन भी बहुत सारे रसिया के ऊपर लगाए, तब भी वो इंपोर्ट वगैरह वहाँ से ऑयल और गैस का करते रहे। तो ये आपूर्ति श्रृंखला में किसी एक का डोमिनेंस ना हो, कुल मिला के चाइना के डोमिनेंस को रोकने के लिए ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया था। तो हो सकता है, वैसे तो संभावना कम है, बस आप लोग याद रखना कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग पर संयुक्त जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया था। अब ये जो मैंने नाम बताया, जो पूरी कहानी बताई, उसी का मतलब है लचीली बना के रखना है, थोड़ी सा रिजिलेंट बनाना है, मल्टी रूट्स हों उसके, कोई एक स्पेसिफिक कंट्री से ना है। तो इस सब तरीके की जो है बात की जाएगी। फिर एक और चीज़ है
कि एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि पारंपरिक तौर पे हम जो ऊर्जा के हमारे जो सोर्स हैं, जैसे हम पेट्रोलियम से ऊर्जा निर्मित करते हैं, या कि हमारे जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल वगैरह है, इनसे करते हैं, तो इसकी जगह पर हम क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करें। तो अभी जो है दुनिया भर के देश और ज़्यादातर सभी देश और डेवलपिंग कंट्रीज विशेष तौर पर वो एनर्जी ट्रांजिशन के फेज में है। तो जापान ने अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। इसमें ये $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मुहैया कराएंगे जो भी एशिया के कंट्री हैं, और वहाँ पर, ताकि वो एनर्जी ट्रांजिशन ईजिली हो सके। इसमें वही किया जाएगा, भाई सतत विकास, सतत और कार्बन न्यूट्रलिटी वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा। और इन सब से जब होगा तो अलग अलग देशों के जो कार्बन न्यूट्रलिटी के जो टारगेट हैं, यानी कि हम एक ऐसे दौर पे आ जाएंगे कि हम जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं और हम उतनी ही ऊर्जा उतना ही कार्बन, जितना कार्बन हम उत्सर्जन कर रहे हैं, हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे कि वो कार्बन, उसकी भरपाई भी हम दूसरी तरीके से कर दें। अब चाहे वो प्लांट्स लगा के कर दें, या दूसरी चीज़ हम रिन्यूएबल एनर्जी से ज़्यादा ऊर्जा जो है निर्मित करें, तो उस तरीके से कार्बन न्यूट्रलिटी के टारगेट्स को अचीव करें। तो इस सब को लेके एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव जापान ने स्टार्ट किया हुआ है। थैंक यू।